फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए हिंदी का जो वाक्य का टॉपिक है वो मैं लेकर के आ गई हूँ। इसके जो है 3 वीडियोस में हम लोग जो है इसका पूरा जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। मैंने आपको आधार बता दिया है कि मेरा जो आधार है वो नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, जो कि पहले जो बुक चलती थी वो मैं आधार के रूप में ले रही हूँ। और मैं आप लोगों को पूरा जो आपका कोर्स है वो कंप्लीट करवा दूँगी। देखिए, जो व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक है उसमें ये लास्ट टॉपिक है हमारा वाक्य। ये मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। और इसके अलावा जो पर्यायवाची शब्द हैं, बहुवचन शब्द हैं जो कि नवीन हिंदी व्याकरण में दिए गए हैं, वो सारे मैं एक वीडियोज़ में डाल करके और आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आप लोग उसको देखिए, उसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, वो तो आपको खुद को ही पढ़ना है। तो वो बार बार आप लोग पढ़ें और माइंड में बिठाएं। देखिए, काफ़ी सारे पर्यायवाची होते हैं जो बार बार पढ़ने पर क्या होता है कि वहाँ पर जो है हमारे माइंड में क्लिक कर जाते हैं। जब जो क्वेश्चन सामने आता है तो अगर वो पढ़ा हुआ शब्द हो तो वो माइंड में हमारे क्लिक कर जाता है। तो देखिए, जो वाक्य विचार इस नाम से जो है नवीन हिंदी व्याकरण में ये टॉपिक दिया हुआ है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हों तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे आप लोग प्रेस कर दें। और अगर आपको जो वीडियो है लास्ट में पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि विश्वसनीय चैनल है और विश्वसनीय वीडियोज़ हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करके जाएँ। और अगर कोई आपका कमेंट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जा सकते हैं। देखिए, परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। अब ये देखिए, ये मैं इसलिए रीड कर रही हूँ कि एक एक जगह से जो है क्वेश्चन बन के आ सकता है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ये सब हम जानते हैं। देखिए, ये शब्द विचार जो है उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। और वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इस रूप में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। और वर्णों का जो सार्थक समूह है, यानी कि कोई ना कोई उसका मीनिंगफुल अर्थ निकलना चाहिए, ऐसा जो समूह बनता है वो शब्द कहलाता है। तथा शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। अब देखिए, वाक्य किस तरीके से बन रहा है उसका पूरा फॉर्मेशन बताया गया है यहाँ पर। मतलब एक जो सबसे छोटी इकाई है वर्ण होती है, फिर वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है और फिर शब्दों से मिलकर के जो है वाक्य बनता है, ये यहाँ पर बताया गया है। अर्थात वाक्य शब्द समूह का वह सार्थक विन्यास होता है जिससे उसके अर्थ एवं भाव की पूर्ण एवं सुस्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। देखिए, वाक्य एक वेल अरेंज्ड, मतलब एक सही क्रम में जमा हुआ एक शब्दों का समूह होता है जो कि कोई ना कोई अर्थ निकालता है, जिसके द्वारा जो अर्थ निकलता है वो पूरी तरीके से स्पष्ट होता है। उसे ही क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। अतः वाक्य में आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति एवं क्रम का होना आवश्यक है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो वाक्य होता है उसमें जो शब्द हैं वो इस तरह से क्रमवार जमे हुए होने चाहिए जिनसे कोई मीनिंगफुल जो है अर्थ उनका निकल सके। अब देखिए, वाक्य के अंग जो हैं दिए गए हैं। देखिए, डायरेक्टली हमारे जो आप सिलेबस अगर उठा करके देखेंगे सेकंड लेवल का हिंदी का फर्स्ट लैंग्वेज के लिए, तो देखिए वहाँ पर डायरेक्टली जो है वाक्य के अंग नाम से ही जो है आप लोगों को टॉपिक दिया गया है। तो देखिए, हम देख लेते हैं कि वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। देखिए, मैं सिंपली आपको बता देती हूँ। वाक्य में मुख्यतः 2 अंग जो हैं उसके माने गए हैं। पहला तो जो होता है वो कर्ता होता है और दूसरा जो होता है वो क्रिया होती है। यानी कि वाक्य के 2 ही मुख्य अंग माने गए हैं, एक तो कर्ता और दूसरी क्रिया। इसी में जो है कर्ता को जो है कहा जाता है उद्देश्य। यहाँ पर जो है उद्देश्य और विधेय जो दे रखा है उसमें जो कर्ता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उद्देश्य शब्द दे रखा है, और जो विधेय है उसके द्वारा जो है क्रिया को रिप्रेजेंट किया गया है, क्रिया को बताया गया है। देखिए, मैं इंग्लिश की कैंडिडेट हूँ इसलिए मैं हिंदी पढ़ाती नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ उतना एक्सप्लेन करती हूँ। और जो ये कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ ये बहुत ही सॉलिड है फ्रेंड्स, बिल्कुल डाउट नहीं करें आप। एक एक शब्द को अगर आप पढ़ेंगे, बार बार इन वीडियोस को सुनेंगे, तो देखिए आपको एज इट इज एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, जो कि किसी भी तरह की किसी भी कोचिंग पर आपको ये नहीं बताया जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ कि क्वेश्चन जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स में से ही आते हैं। इसलिए जो मेरा चैनल है वो पूरा का पूरा जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स पर आधारित है, प्लस जो है एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं
6 टू 10th, वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। और अगर आपको वीडियो जो है पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाएँ, अगर पसंद नहीं आ रहा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। देखिए जो है मैं वीडियोज़ पे मेहनत आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ, तो रेगुलरिटी बनाए रखें। देखिए मैंने आपको बता दिया है सिंपल शब्दों में, जो है उद्देश्य का मतलब कर्ता होता है और विधेय का मतलब जो होता है वो क्रिया होता है, और दो ही जो है वाक्य के मुख्य अंग हैं। अब देखिए उद्देश्य के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, अतः कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य होता है। देखिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि कर्ता जो होता है वो वाक्य में उद्देश्य होता है, किंतु यदि कर्ता कारक के साथ उसका कोई विशेषण हो जिसे कर्ता का विस्तारक कहते हैं, उद्देश्य के ही अंतर्गत आता है। तो देखिए मतलब अगर कर्ता के साथ कोई शब्द जुड़ा हुआ हो, मैंने आपको बता दिया था कि वाक्य के दो ही मुख्य अंग माने गए हैं, एक तो कर्ता जिसे उद्देश्य कहते हैं, दूसरा विधेय यानी कि जिसे क्रिया कहते हैं। तो देखिए उद्देश्य के अंतर्गत क्या होता है, अगर उद्देश्य के साथ उसका कोई विशेषण जुड़ा हुआ हो या कोई एक विशेष जो है सेंटेंस उसके साथ जोड़ा गया हो जो कि पूरी तरीके से उद्देश्य यानी कि कर्ता के बारे में ही बताता हो, तो वो भी क्या होगा, हमारे उद्देश्य यानी कि कर्ता के अंतर्गत आएगा। तो देखिए हम देख लेते हैं। यथा मेरा भाई, यथा का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में मेरा भाई प्रशांत जो है उद्देश्य है। अब देखिए सिर्फ प्रशांत है वो भी कर्ता हो सकता था, लेकिन इसमें मेरा भाई जो है उसका विशेषण लगा हुआ है। आपको पता है कि ये संबंधवाचक विशेषण है, तो ये विशेषण यहाँ पर लगा हुआ है। तो देखिए मेरा भाई प्रशांत जो हो गया वो उद्देश्य हो गया, यानी कि इसको पूरे को क्या है, उद्देश्य के रूप में लिया गया है, यानी कि कर्ता के रूप में लिया गया है, जिसमें प्रशांत कर्ता है। तो मेरा भाई प्रशांत, देखिए जो प्रशांत है वो कर्ता है, तो मेरा भाई प्रशांत जो है कर्ता का विशेषण है। मैंने आपको बता दिया विशेषण जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और आपको पता है कि प्रशांत जो है क्या है, एक संज्ञा है, और इसका जो विशेषण जो बता रहा है मेरा भाई, तो देखिए संबंधवाचक है, आपको मैंने पहले ही बता दिया संबंधवाचक विशेषण है, संबंध बता रहा है मेरा भाई। तो देखिए वो जो हो गया एक विशेषण हो गया, और इसको भी क्या है यहाँ पर कर्ता के रूप में ही लिया जाएगा, अर्थात इसे कर्ता का विस्तारक कहते हैं। यानी कि जो कर्ता की विशेषता बताए, कर्ता के बारे में कोई जानकारी दे, तो वो चीज क्या हो जाएगी, कर्ता का विस्तारक। अब देखिए उद्देश्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विधेय की तरफ बढ़ते हैं। उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। देखिए अतः विधेय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, क्रिया का विस्तारक, कर्म, कर्म का विस्तारक, पूरक तथा पूरक का विस्तारक आदि आते हैं। उक्त वाक्य में धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, वाक्यांश में विधेय है जिसमें पढ़ता है। अब देखिए पढ़ता है जो है स्वयं एक क्रिया है, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें जो होगा विधेय के अंतर्गत क्या आएगा, विधेय के अंतर्गत एक क्रिया आएगी। तो देखिए इसमें देखिए शब्द क्रिया, देखिए इसमें क्या हो गया है, पढ़ता है, ये एक शब्द है जो कि आप लोगों को पता है कि क्रिया को बता रहा है, शब्द क्रिया है, तो अधिक शब्द क्रिया का विस्तारक है। अब देखिए इसमें जो दे रखा है अधिक पढ़ता है, पढ़ता तो क्रिया हो गई, और अधिक जो है उसके सामने जो है विस्तारक लगा दिया गया है, तो वो उसको क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है, अधिक पढ़ता है मतलब पढ़ने की जो है विशेषता बता रहा है, तो ये जो हो गया वो क्या हो गया, जो आपकी क्रिया है उसका विस्तारक हो गया। देखिए पुस्तकें शब्द कर्म है, कर्म मैंने आपको बता दिया है कि ऑब्जेक्ट होता है, कर्म का मतलब जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, हिंदी में कर्म कहा जाता है और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो देखिए जी हाँ, यह पुस्तकें शब्द कर्म है, तो धार्मिक शब्द पुस्तकों की विशेषता बताने के कारण पुस्तकें कर्म का विस्तारक है। देखिए विस्तारक का मतलब जो होता है, जिस शब्द को मेनली डिफाइन करने के लिए जो चीज जोड़ी जाती है तो वही विस्तारक हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई शब्द प्रयुक्त होता है या जब वाक्य में क्रिया अपूर्ण होती है तो उसे पूरक कहते हैं, तथा पूरक की विशेषता बताने वाले शब्द को पूरक का विस्तारक कहते हैं। तो देखिए ये तो जो हो गया वाक्य के अंग हो गए। वाक्य के दो अंग हैं मुख्य रूप से, दोनों अंग मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से हैं, उद्देश्य तथा विधेय। तो आपके जो टॉपिक जो बनता है सिलेबस के थ्रू, सिलेबस में टॉपिक दे रखा है कि वाक्य के अंग बताइए, तो देखिए वाक्य के दो अंग हैं, ये टॉपिक हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है उद्देश्य और विधेय पर। उद्देश्य का मतलब कर्ता होता है और विधेय का मतलब मैंने आपको बता दिया है, मेनली जो क्रिया है वो यहाँ पर आएगी, तो विधेय वो हो जाता है। अब देखिए वाक्य के भेद,
वाक्य के प्रकार उसमें दे रखा है, तो वाक्य के प्रकार जो है इन भेदों के अंतर्गत ही जो है वाक्य के प्रकार आप लोगों के पूरे सम्मिलित हो जाएंगे। देखिए क्रिया, अर्थ तथा रचना के आधार पर वाक्यों के निम्न भेद या प्रभेद किए जाते हैं। अब देखिए पहला जो है क्रिया की दृष्टि से जो है वाक्य के भेद का प्रकार दिया गया है। देखिए 3 प्रकार से जो है वाक्य के भेद बताए गए हैं, यानी कि क्रिया के आधार पर वाक्य कौन कौन से होते हैं, अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं और रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए रचना के आधार पर तो सीधे ही हमारे टॉपिक में दे रखा है कि रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो आप बताइए, और लेकिन जो है मैं आपको पूरा संपूर्ण जो है वाक्य के बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो देखिए इसमें वाक्य के भेद जो है मुख्य रूप से 3 है, क्रिया के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो आज हम इसमें पहला प्रकार यहाँ पर देख लेंगे, फिर अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर जो है मैं अगले वीडियोस में लेकर के आ जाऊंगी। तो देखिए वाक्य के जो भेद हैं इसमें पहला हम देखते हैं कर्तवाच्य प्रधान। अब देखिए कर्तवाच्य प्रधान का मैं आप लोगों को सीधे ही पहले बता देती हूँ। सिंपली जो है जो क्रिया है वो किसको बता रही होगी, क्रिया का जो सीधा संबंध है वो उस वाक्य के कर्ता से हो तो उसे ही क्या कहा जाता है, कर्तवाच्य प्रधान वाक्य कहा जाता है। यानी कि जो क्रिया, देखिए क्रिया के आधार पर यहाँ पर दिया गया है, तो पहला जो आता है कर्तवाच्य प्रधान है, यानी कि जो क्रिया है उसका संबंध सीधा किसके साथ होगा, सीधा कर्ता के साथ उसका जो है संबंध बताया जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम डिटेल थोड़ी। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा व प्रधान संबंध कर्ता से होता है, अर्थात क्रिया में लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होता है, तो उसे कर्तवाच्य वाक्य कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो कर्ता होगा यानी कि जो वाक्य है उसमें जो कर्ता दिया हुआ होगा, तो जो क्रिया ली होगी वो उसका लिंग और उसका वचन उसी कर्ता के अनुसार होगा। यानी कि जो कर्ता है यदि वो एक वचन होगा तो क्रिया का जो वचन है वो भी एक वचन होगा, और यदि जो कर्ता है वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होगा तो उसका जो क्रिया का जो लिंग है वो भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग उसी हिसाब से होगा। जैसे लड़की के लिए रही आएगा और लड़के के लिए रहा आएगा। तो ये जो चीज़ है हम लोगों को कनेक्ट करके देख लेनी है। अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो दे रखा है आगे आप लोगों को। देखिए जैसे धर्मेंद्र पुस्तक पढ़ता है, अब इसमें देखिए धर्मेंद्र जो है वो करता है और पढ़ता है, यानी कि जो पुस्तक जो क्रिया हो गई यहाँ पर पढ़ता हो गया, ठीक है। यानी कि ये जो धर्मेंद्र है ये लड़का है, तो इसी तरीके से इसमें क्या है, आ की मात्रा लग गई, यानी कि पढ़ता है हो गया, तो ये पुल्लिंग को बता रहा है। ये जो क्रिया है इसका लिंग जो है पुल्लिंग को बता रहा है, और क्योंकि धर्मेंद्र एक वचन है इसीलिए जो है पढ़ता हो गया ना कि पढ़ते हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि धर्मेंद्र से सीधा संबंध किसका बताया जा रहा है, क्रिया का बताया जा रहा है। इसी तरीके से देखिए पिंकी पुस्तक पढ़ती है। अब देखिए आप लोगों को बिल्कुल डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि धर्मेंद्र ऊपर क्या था, पुरुष था और एक वचन था, तो क्रिया का जो लिंग और वचन जो दोनों हुआ वो किससे डिसाइड हुआ, यानी कि कर्ता से डिसाइड हुआ, क्योंकि पढ़ता और एक वचन हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर पिंकी जो है स्त्रीलिंग आ गया है, तो वही सेंटेंस जो है उसी सेंटेंस में देखिए सिर्फ फर्क इतना सा आ गया है कि वहां पर पढ़ता है की जगह क्या हो गया, पढ़ती है हो गया। तो यानी कि जो है पिंकी जो है एक वचन है और स्त्रीलिंग है, तो इसी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर जो क्रिया का जो वचन है वो पढ़ती हो गया, यानी कि जो है क्रिया का वचन एक वचन तो है ही, इसके साथ साथ जो है स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कर्तवाच्य जो वाक्य होते हैं उनकी जो पहचान होती है वो ये होती है कि उनका जो क्रिया दी हुई होती है उसका मुख्य जो संबंध होता है, यानी कि जो क्रिया का लिंग और वचन जो डिसाइड होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, वो सारा का सारा जो आपके कर्ता दिया हुआ होता है वाक्य में उसके थ्रू होता है। तो आगे का हम देख लेते हैं। देखिए आगे दे रखा है कर्मवाच्य प्रधान। अब देखिए कर्मवाच्य, कर्म का अर्थ हम सभी लोग जानते हैं कि कर्म जो है ऑब्जेक्ट को कहा जाता है। यहाँ पर उसमें जो एक सेंटेंस होता है उसके अंतर्गत मुख्यतः क्या होता है, एक तो कर्ता होता है, दूसरी क्रिया होती है और तीसरा जो है कर्म होता है। यही मुख्य जो है सेंटेंस के जो है अंग होते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया कि वाक्य के हिंदी में जो अंग हैं वो 2 माने गए हैं, बाकी सब जो चीज़ें होती हैं वो एडिशनल होती है। यानी कि जो कोई भी सिंपल छोटा सा वाक्य होगा
तो उसके अंतर्गत एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी, बस उसी से जो है वाक्य माना जाता है। बाकी सब जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब एडिशनल होती हैं। तो यानी कि अंग तो दो मुख्यतः होते हैं, लेकिन जो तीसरा लिया जाता है जो एडिशनल चीज़ है वो ऑब्जेक्ट भी होता है, यानी कि कर्म भी होता है। तो देखिए कर्म प्रधान हम देख लेते हैं। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार प्रयुक्त होता है, तो उसे जो है कर्मवाच्य वाक्य कहा जाता है। अब देखिए मैंने उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था कि ये जो हम प्रकार पढ़ रहे हैं ये क्रिया के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो यानी कि हमको क्रिया का संबंध देखना है कि क्रिया किससे संबंधित हो रही है। तो देखिए कर्तवाच्य वाक्य में तो क्या हो रहा था कि हमको पता है कि क्रिया का संबंध जो है कर्ता से हो रहा था, यानी कि क्रिया जो है वो सीधे कर्ता से कनेक्ट हो रही थी। और यहाँ पर जो देखिए कर्मवाच्य वाक्य में क्या होगा, जो क्रिया है उसका संबंध जो है कर्म से बताया जाएगा। अब देखिए इस पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं। महेंद्र ने गाना गाया। अब देखिए जो महेंद्र है ये पुल्लिंग है, आपको पता है, और जो गाया है यहाँ पर क्रिया है। तो अब इसमें तो हम देख लेते हैं कि महेंद्र ने गाना गाया। अब देखिए गाना जो है यहाँ पर वो क्या है, वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पर कर्म जो है वो गाना है। अब देखिए पहले सेंटेंस में तो हमको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन दूसरा सेंटेंस जब हम देखते हैं तो वर्षा ने गाना गाया। अब देखिए वर्षा जो है वो पुल्लिंग नहीं होकर के स्त्रीलिंग हो गई है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो आपका जो क्रिया है उसका ना तो लिंग बदला है ना वचन बदला है। वचन तो खैर नहीं बदला है क्योंकि वर्षा भी एक वचन है और यहाँ पर गाया जो है वो एक वचन में ही लिया गया है, लेकिन जो लिंग है वो तो बदलना चाहिए था ना अगर वो कर्ता के अनुसार होता, लेकिन कर्ता के अनुसार नहीं है। तो वो किसके अनुसार है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी कि जो आपका कर्म है उसके अनुसार है, यानी कि ऊपर के सब्जेक्ट में भी जब जो कर्ता था वो पुल्लिंग था और एक वचन था, फिर भी जो है जो कर्म जो क्रिया आई वो पुल्लिंग के रूप में आई, यानी कि गाने से रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो गाना है वो ऑब्जेक्ट है और गाना जो है पुल्लिंग में लिया जाता है और एक वचन है। तो देखिए इस हिसाब से जो है क्रिया आई। इसी तरीके से नीचे के सेंटेंस में वर्षा जो है स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन जो हमारी क्रिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी कि जो क्रिया है वो किसके अनुसार कार्य कर रही है, वो ऑब्जेक्ट यानी कि आपके कर्म के अनुसार, जो कि यहाँ पर गाना है उसके अनुसार कार्य कर रही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए लास्ट जो इसमें क्रिया का प्रकार है वो हम देख लेते हैं। इसमें जो है क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार कार्य करेगी ना कर्म के अनुसार कार्य करेगी, बल्कि जो क्रिया है वो उस पूरे सेंटेंस का भाव बताएगी, मतलब उस भाव से रिलेशन बताएगी कि वो भाव क्या है। देखिए इसमें देखते हैं, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है और न ही कर्म के अनुसार बल्कि भाव के अनुसार, तो उसे भाववाच्य प्रधान वाक्य कहते हैं। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हेमराज से पढ़ा नहीं जाता। तो देखिए इस पूरे सेंटेंस में जो है एक भाव अलग से ही आ रहा है कि ये कार्य उससे किया नहीं जाता। जया से पढ़ा नहीं जाता। अब देखिए इन दोनों में ही देखिए जो क्रिया है यानी कि जो पढ़ा जो क्रिया है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, आपको पूरे सेंटेंस में जो है ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा होगा, यानी कि कर्म नजर नहीं आ रहा है, केवल जो है हमारे सब्जेक्ट यानी कि हमारा जो कर्ता है वो नजर आ रहा है। तो देखिए हेमराज जो पुल्लिंग है और एक वचन है, तो उसके अनुसार जो है मान लिया कि चलो उसके अनुसार क्रिया लगी हुई है यहाँ पर पढ़ा, लेकिन जब जया है तो वो स्त्रीलिंग हो गई, तो पढ़ी होना चाहिए था ना, वो भी नहीं होकर के पढ़ाई हुआ, यानी कि पढ़ा है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं। तो ये जो बता रही है क्रिया, ये किसको बता रही है, सेंटेंस के अंदर जो भाव है उसको ये यहाँ पर प्रेजेंट कर रही है, यानी कि जो क्रिया का संबंध है वो सेंटेंस से सीधा संबंध यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखिए ये जो है इन तरह के वाक्यों को यानी कि भाववाच्य प्रधान वाक्यों को पहचानना बहुत ही आसान होता है। यानी कि इसमें जो वाक्य आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा, जैसे कि हेमराज से पढ़ा नहीं जाता, जया से पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, उससे जाया नहीं जाता। इस तरीके का जो सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस आएंगे ना वो सारे भाववाच्य में चले जाएंगे, क्योंकि उसमें पूरे सेंटेंस में मेन जो काम हो रहा है वो किसका हो रहा है, भाव का हो रहा है। तो देखिए ये जो था ये पार्ट नंबर 1 था आप लोगों के वाक्य का, और जो है सेकंड पार्ट में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। सेकंड पार्ट में हम लोग जो है अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग अर्थ के आधार पर, जो है सेकंड पार्ट में हम लोग देख लेंगे।
उसके बाद जो है रचना के आधार पर हम लोग देखेंगे। देखिए वाक्य से बिल्कुल प्रश्न आते हैं, हर बार आते हैं, सीधा प्रश्न आएगा। और हिंदी का जो है सिलेबस इतना बड़ा है नहीं कि सिलेबस में से किसी भी टॉपिक में से कुछ भी छूटेगा, तो एक एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो है मैंने नवीन हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध दोनों बुक्स, यानी कि जो पहले चलती थी और अभी चलती है, उन दोनों बुक्स की जो है मैं आपको बिल्कुल वहीं से प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाएं, और इसके अलावा जो लोग नए हैं वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। देखिए आपको रीड की पूरी प्रिपरेशन जो है यहाँ पर करवाई जाएगी। कुछ ही टाइम में, 1-2 दिनों में मैं आप लोगों के लिए जो पेडागोजी है, यानी कि जो शिक्षण विधियाँ हैं, उनके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगी। शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न जो है यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, या तो पहले हिंदी की शिक्षण विधियाँ ले लेंगे। आपको पता है कि मैं जो पूरा पेपर बनाती हूँ वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनाती हूँ, ताकि टू द पॉइंट हम लोग चीज़ों की प्रिपरेशन करें, कोई कन्फ्यूज़न है वो हमारे माइंड में ना रहे। यही यहाँ पर जो है मकसद है इस चैनल का। तो देखिए हम लोग इसी तरीके से जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो पूरा चैनल है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आप लोगों के सामने रहेगा, और स्टडी जो है इसी तरीके से कंटिन्यू हम लोग यहाँ पर करते रहेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है मैं अर्थ के आधार पर लेकर के आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी का जिन्होंने अंत तक जो है मेरा वीडियो देखा।